स्वागत है आपका एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज में, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी साइंस बुक इंग्लिश मीडियम में विद सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो हिंदी मीडियम में भी हम जो विज्ञान को पढ़ाएं क्वेश्चन आंसर के साथ, तो कमेंट्स बॉक्स में हिंदी विज्ञान लिखे या फिर हिंदी मीडियम साइंस लिखे। आज हम पाठ अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सूक्ष्म जीवों यानी कि जो जीव हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, जो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, उसके साथ जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम जो कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिकाएं क्या होती है और क्या इसके कार्य होते हैं और टिश्यू क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो खोजबीन और विचार करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी कि इस वीडियो में थोड़ी भी आपको मदद की हो पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास का अदृश्य संसार दृश्यमान हो जाए तो आप क्या देख पाएंगे? आपको क्या लगता है कि इस अदृश्य संसार का अवलोकन करना आकार, जटिलता अथवा सजीवों के संबंध में आपके सोचने के ढंग को कैसे परिवर्तित कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं? इन प्रश्नों को साझा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको सोचने चाहिए और आपस में साझा करना चाहिए कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है। लंबे समय तक हम अपने आसपास की कई छोटी छोटी वस्तुओं से अनभिज्ञ थे। बहुत समय पूर्व लोगों ने यह खोज की कि कांच का एक वक्रित टुकड़ा छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा सकता है, और यह कांच का टुकड़ा मसूर की दाल के दाने जैसा था, जिस जो कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला था। इसलिए इन्होंने इसे लेंस का। समय के साथ लेंसों की गुणवत्ता में सुधार किया गया एवं आवर्धन क्षमता को बढ़ाया गया। साधारण आवर्धन लेंस से लेकर सूक्ष्मदर्शी तक प्रत्येक नए उपकरणों ने मनुष्य को यह देखने में सहायता की कि जिसे नंगन आंखों से नहीं देखा जा सकता था। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों से भरे एक अद्भुत और अदृश्य संसार का मार्ग प्रदर्शित किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ जीवन रूपों का अन्वेषण करेंगे। आप जीवों की अद्भुत विविधता के विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, कितने सारे सुंदर पेड़ और जीव जंतु है। वे विविध आकार, रंग और रूप के हैं। कुछ जीव जंतु बहुत छोटे होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। वे न केवल आपकी संरचना के अपितु अन्य लक्षणों से भी भिन्न है, यानी कि अलग हैं। ये सभी सजीव, चाहे वो पौधे हो या जंतु, जीव कहलाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? इस विषय पर विचार कीजिए कि वस्तुएं आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तु देख सकती है। आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि चश्मा उन्हें स्पष्ट दिखने में कैसे सहायता करता है? अथवा क्या होता है जब हम किसी वस्तु का अवलोकन करने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं? यहाँ पर एक क्रियाकलाप दी हुई है 2.1, तो आइए अवलोकन करें। चित्र 2.1 में दर्शाए गए अनुसार एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लीजिए। इसे जल से भरिए। फ्लास्क के मुंह को कार्क से बंद कर दीजिए। अब आप फ्लास्क को इस खुली पुस्तक पर रखिए और इसके माध्यम से कुछ पुस्तक के अक्षरों को देखिए। मैं आपको बता दूं कि इस एक्टिविटी के अंदर जो बता रखा है, यहाँ पे आप अगर अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो फ्लास्क की जगह यहाँ पर आप एक कांच का गिलास ले सकते हो, जो आपके घर में मोटा कांच का गिलास होता है, ठीक है। आप क्या आपने कुछ रोचक रोचक देखा? जब आप फ्लास्क के माध्यम से अक्षरों को देखते हैं, वे बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल से भरा यह फ्लास्क एक आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। अब तक वास्तविक आवर्धक लेंस लीजिए और किसी छोटे जीव जैसे चींटी को देखिए। क्या आपने उसके शरीर की संरचना को पहले से अधिक स्पष्ट देख पाए? लंबे समय तक लोग अपने आसपास के सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उत्सुक थे, परंतु वे उन्हें अपनी नंगन आंखों से नहीं देख सकते थे। तो फिर हम इस अदृश्य संसार की खोज कैसे कर पाए?
क्या आप जानते हैं कौन से वैज्ञानिक खोज ने हमें यह सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले इस सूक्ष्म संसार को देखने में सहायता की? क्या आपके संज्ञान में है? तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है इसके अंदर कि वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। वे एक तर्क प्रेषक और कुशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं के आवर्धिक चित्र दिखाए जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वस्तुएं उन्होंने उस उपकरण से देखी जिसे हम आज सूक्ष्मदर्शी कहते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप। उनका सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से 200 से 300 गुना बड़ा दिखा सकता था। एक दिन उन्होंने कार के एक पतले टुकड़े को देखा और पाया कि उसमें छोटे छोटे रिक्त स्थान है। कार के यानी कि यहाँ पे पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, उसको बता रखा है। ये प्रकोष्ठ उन्होंने मधुमक्खी के छत्तों जैसा लगा। उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाया एवं प्रत्येक छोटे छोटे भाग को कोशिका कहा। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा गया है। वर्ष 1660 के दशक के आसपास एंटोनी वाल ल्यूवेनहोक नामक एक डच वैज्ञानिक ने अधिक प्रतिकस लेंस बनाए जिनमें उन्होंने अधिक उपयोग सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। वह सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी कारण से उन्हें सूक्ष्म जैविक का जनक कहा जाता है। यानी कि 1660 के दशक में एंटनी वाल वेल्यूवेनहोक ने लेविवेनहोक आया, ठीक है, जिसे सूक्ष्म जैविक का जनक कहा जाता है। कोशिका क्या है? सभी सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हो कि कोशिकाएं वास्तव में कैसी दिखती है। आइए एक सूक्ष्म दर्शी की सहायता से कोशिका की मूल संरचना का अधिक गहनता से अवलोकन करें। क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर, तो आइए कोशिका का अध्ययन करें। अपने रसोई घर से या बगीचे से एक प्याज लीजिए और उसे पानी से भली भांति धो लीजिए। प्याज को लंबवत टुकड़ों में काट लीजिए, लंबा काटना है आपको। एक टुकड़ा लीजिए, चिमटी की सहायता से उसके भीतरी सतह से पतली पारदर्शी परत को निकालिए। इस परत को प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्याज की झिल्ली को 30 सेकंड के लिए सैफरिन यानी कि लाल रंग का अभिरंजक की कुछ बूंदों वाली पेट्री डिस्क में रखिए। इसमें कोशिकाएं गुलाबी रंग की हो जाएगी और अब हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। एक पतले ब्रश की सहायता से प्याज की झिल्ली को दूसरी पेस्ट्री डिस्क में जिसमें पानी हो ताकि अतिरिक्त अभिरंजन निकल जाए, यानी कि जो लाल सैफरिन डाला था वो निकल जाए, उसमें डालना है। अब प्याज की अभिरंजित झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक पतले ब्रश की सहायता से रखिए। ध्यान रखें कि ये टूटे और ना ही मुड़े। स्लाइड पर प्याज की झिल्ली के ऊपर ग्लिसरीन की 1 या 2 बूंदे डालिए। ग्लिसरीन कोशिकाओं को सूखने से बचाएगा और उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करेगा। धीरे से एक कवर स्लिप को सुई की सहायता से प्याज की झिल्ली के ऊपर रखिए ताकि वायु के बुलबुले अंदर ना जाए। शोषक पत्थर से यानी कि कवर स्लिप से किनारों पर जमा अतिरिक्त ग्लिसरीन को हल्के से पूछिए। अब स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन कीजिए। एक कागज से निर्मित मोड़े जा सकने वाला सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग आप कर सकते हो। आपका जो चित्र है यानी कि अब इसकी तुलना आप गै से कर सकते हो। जो डायग्राम यहाँ पे गै जो दिखा रखा है, अब आप जो देख रहे हो सूक्ष्मदर्शी के अंदर, उसको और इस चित्र को देखो, क्या ये आपको सेम दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, इसकी तुलना करनी है दोनों की। आपका जो चित्र 2.3 गै और 2.3 घै में क्या समानता दिखाई दे रही है? आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगभग आयताकार संरचना दिखाई देगी जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं होती है, जो बिना किसी अंतर्गत के सघन रूप से व्यवस्थित होती है। अब आप अपने आसपास के विभिन्न पौधों के पत्तों की झिल्ली को भी देखिए। आप पाएंगे कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। और आपके विचार में जंतुओं का शरीर किससे बना होता है? नेक्स्ट है क्रियाकलाप 2.3। यहाँ पे आपको क्या करना है?
एक स्वच्छ जल से कुल्ला करना है। एक स्वच्छ टूथपिक से कुंद सीरे का उपयोग करके अपने कपोल यानी कि गाल के भीतरी भाग को धीरे से खुचेरिए। खुचरे हुए पदार्थ से पानी की एक बूंद मिलाकर एक स्वच्छ कांच की स्लाइड पर रखिए और समान रूप से फैलाइए। स्लाइड पर रखे पदार्थ के ऊपर मैथिलीन ब्लू यानी कि नीले रंग का अभिरंजक की एक बूंद डालिए। अभिरंजक के ऊपर से बढ़े हुए विपर्यास कंट्रास्ट के कारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पदार्थ की दृश्यता अधिक स्पष्ट होती है। 1 मिनट के पश्चात कोशिकाओं को सूखने से बचाने के लिए स्लाइड पर रखे पदार्थ के ऊपर ग्लिसरीन की एक बूंद डालिए। अब ध्यान से उस पदार्थ पर एक स्वच्छ कवर स्लिप रखिए और कवर स्लिप की सीमाओं के अतिरिक्त ग्लिसरीन को शोषक पत्थर से हटा दीजिए। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखिए और आपको जो दिखाई देता है उसे अपनी नोटबुक में चित्रित कीजिए यानी कि उसका चित्र बनाइए। आपने क्या अवलोकन किया? आप एक बहुभुजाकार संरचना देखेंगे जैसे कि 2.4 के अंदर यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। ये कपोल की कोशिकाएं हैं यानी कि आपके गाल के अंदर जो आपने लिया था उसकी गाल की कोशिकाएं हैं जो आपके मुंह के आंतरिक परत बनाती है। क्रियाकलाप 2.2 में प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं और क्रियाकलाप 2.3 में मानव कपोल की कोशिकाओं के बीच आपने क्या समानता और भिन्नता देखी? आपने देखा होगा कि कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मध्य भाग में स्थित गोल संरचना केंद्रक है और जो एक पतली झिल्ली से ढका होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का स्थान कोशिका द्रव्य से भरा होता है। कोशिका के 3 मूल भाग अर्थात कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। कुछ कोशिकाओं जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका में इन संरचनाओं का क्या महत्व है? ये क्या कार्य करते हैं? क्या ये कार्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रखती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह संद्रक होती है और जैव प्रक्रमों के कारण के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थ के निकास को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अधिकांश जैव प्रक्रम कोशिका द्रव के भीतर भी होते हैं। कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है? नियंत्रित करता है जो भी कोशिका के भीतर कार्य होता है, गतिविधि होती है। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूत और दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सघन रूप से व्यवस्थित होती है एवं उनकी संरचनाएं सुदृढ़ दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ दिया हुआ है पढ़ने के लिए एक सोपान ऊपर कि पौधों के सभी भागों की कोशिकाओं में छड़ा आकार संरचनाएं होती है जिन्हें लवक यानी कि प्लास्टिक कहते हैं। कुछ लवक जैसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसे में पर्णहरित होता है जो उन्हें हरा बनाता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अहरित भागों में ये पदार्थों के भंडारण में सहायता करते हैं। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली दिखने वाला स्थान भी होता है जिसे रसधानी कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं को महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने, अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने और कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह पौधों को दृढ़ता, अवलंब प्रदान करता है। जंतु कोशिकाओं में धानियां प्राय अनुपस्थित होती है। यदि होती भी है तो सामान्य छोटी होती है। ये छोटी धमनियां पानी में घुले कुछ पदार्थों को संग्रहित करती है। अतः कोशिका तरल पदार्थ का एक थैला मात्र नहीं है अपितु यह कई विभिन्न भागों से बनी एक जटिल संरचना है जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष प्रकार ये होता है तथा यह कोशिकाओं
और साथ की संपूर्ण जीव के लिए कार्य करना संभव बनाता है। तो यहाँ पर देखो दो कोशिका का चित्र दिखा रखा है। क है जंतु कोशिका और ख है पादप कोशिका। तो इसके अंदर दोनों में देखो सेम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। रसदानी होती है केवल पादप में यानी कि पेड़ की कोशिका में। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित है। हरित लवक पेड़ों में उपस्थित होता है, पेड़ की कोशिका में, क्योंकि वो हरा रंग का होता है। केंद्रक दोनों में उपस्थित है। कोशिका झिल्ली भी दोनों में उपस्थित है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल प्लांट की सेल में उपस्थित होती है, यानी कि पौधों में ही। अब हम कोशिका की मूल संरचना को समझ चुके हैं। अब हम यह भी समझ गए कि पादप और जंतु कोशिकाएं आकार और संरचना में भिन्न होती है। क्या विभिन्न जंतु कोशिकाएं भी आकार और संरचना से भिन्न होती है? कोशिकाओं के आकार और संरचना में भिन्नता। मानव की पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका को चित्र 2.6 क और ख में दर्शाया गया है। आपको इसमें क्या समांतर और भिन्नता दी हुई है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेशी कोशिकाएं हैं और जो ये यहाँ पर दी हुई है तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, ये दोनों हमारे शरीर में उपस्थित होती है। इनकी पेशी जो मांसपेशियों के अंदर उपस्थित होती है, मांसपेशी जो कोशिकाएं होती है। एक पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी यानी कि स्पाइंडल होती है, जबकि एक तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी और शाखित होती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, जबकि कुछ अन्य लंबी और पतली होती है। विभिन्न जीवों के कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखती है? क्या कोशिका का आकार और संरचना उसके प्रकार्य से संबंधित है? कोशिका का विशिष्ट आकार, आप माप और संरचना उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। आइए पता लगाएं कि ये कोशिकाएं शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करती है। आपने गतिविधि 2.3 में देखा है कि कपोल की आंतरिक यानी कि जो गाल के अंदर की कोशिकाएं पतली और चपटी होती है। ये कपोल की आंतरिक सतह पर एक सूक्ष्म सुरक्षात्मक परत बनाती है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में संदेश ले जाती है। इसका दीर्घीकृत आकार और सखित संरचना इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे आपको कोई अभी यहाँ पे पिन या आंच में हाथ जल जाता है तो आप तुरंत हाथ को हटा लेते हो, या आपको पिन से कोई पिन करता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पीछे देखते हो मच्छर आपको बाइट करता है, आप तुरंत से हाथ पे इचिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब किस कारण होता है? न्यूरॉन, क्योंकि जल्दी से आपके दिमाग तक संदेश पहुंचाता है आपका हाथ जल रहा है, कोई काट रहा है। ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार पादप कोशिकाएं भी विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार भी हो सकती है। कुछ पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती है जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता करती है। आप पहले ही कक्षा 7 में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ चुके हो। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और शिथिल होती है। इससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यह गति इसलिए संभव है क्योंकि पेशी कोशिकाएं पतली, लचीली और त्वक रूपी होती है। आमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है जो अलग अलग कार्य करती है। आमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती है और आमाशय के आंतरिक आस्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करती है जो भोजन की विघटित करने में सहायता करती है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव बनाती है। सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या है? सजीवों का शरीर जटिल रूप से संखंडित होता है। कोशिका जीवन की एक मूल इकाई है, ठीक उसी तरह से जैसे ईंट दीवार की मूल इकाई है। जैसे डायग्राम यानी कि 2.7 में कै में दिखा रखा है यहाँ पे कि कोशिका, तो पहले हमारे शरीर में कोशिका बनती है। मैं आपको एक बार बता दूं, फिर कोशिका का जो समूह होता है ना, जो कोशिका का समूह बन जाता है तो उसके बाद बनता है उत्तक। ठीक है, फिर जो उत्तक का समूह बनता है तो हमारे शरीर में अंग बनना स्टार्ट हो जाता है।
और जब अंग बन जाते हैं तो अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनने के बाद अंग तंत्र का जो समूह बनता है, यानी कि बहुत सारे अंग तंत्र होता है, तो हमारा पूरा यानी कि शरीर है वो बन जाता है, यानी कि एक जीव बन जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। समान कोशिकाओं का एक समूह एक प्रकार का उत्तक बनाता है। विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं, कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं जो शरीर का एक प्रमुख कार्य करता है। सभी अंग तंत्र मिलकर एक संपूर्ण जीव बनाते हैं, जैसे कोई पौधा या जंतु। अतः संगठन के निम्न स्तर है कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर क्या बनता है, जीव। संगठन के ये सत्र हमें समझने में सहायता करते हैं किस प्रकार कोशिकाओं और सरल निर्माण खंड एक साथ मिलकर एक जटिल जीव की रचना करते हैं। जटिल जीवों का जीवन एकल कोशिका यानी कि अंडे से आरंभ होता है। किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजन होकर अनेक कोशिकाओं में निर्मित एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जीवों को बहुकोशीय जीव कहा जाता है। मानव सहित सभी जंतु एवं पौधे बहुकोशीय जीवों के उदाहरण हैं। क्या आपके संज्ञान में है, यानी कि क्या आप जानते हो, शतरमुर्ग के अंडे का पीतक यानी कि अंडे का पीला भाग सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। इसका इसका व्यास लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। अंडे में अतिरिक्त अकोशिकीय पदार्थ होता है जो सुरक्षा के लिए एक खोल और एक सफेद तरल कोशिकाओं को उसके निरंतर विकास के समय पोषण देता है। सूक्ष्म जीव क्या है? कुछ सजीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, अमीबा केवल एक कोशिका यानी कि एक कोशीय से बने होते हैं, जो एक कोशीय जीव है। अन्य कुछ कवक एवं शैवाल में अनेक कोशिकाएं होती है जो बहुकोशीय कहलाते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, अर्थात जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी है। परंतु इनकी कोशिकाएं कैसे दिखती है? क्या ये उन पौधों और जंतुओं की कोशिका के समान है जिनके विषय में हमने अभी अभी पढ़ा है, अथवा ये अलग है? सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा, जो आपके आमाप को आवर्धित कर देता है, जिसे हम देख सकेंगे, यानी कि जिससे हम उन्हें देख सकें। वैज्ञानिकों ने एक कम लागत का कागज और एक लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है, जिसे सरलता से मोड़ा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता, तथापि इसकी सहायता से अनेक लोगों के लिए सूक्ष्मदर्शी संसार को देखना संभव हुआ है। आइए अब हम सूक्ष्म जीवों के रोचक संसार को निकट से देखें। क्रियाकलाप है, तालाब के जल या रुद्र जल का अवलोकन करें। एक पात्र लीजिए, अपने शिक्षक या बड़ों की सहायता से उसे तालाब के जल या रुद्र जल को एकत्रित कीजिए। बिंदु पाती की सहायता से तालाब के जल या रुद्र जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालिए। एक कवर स्लिप लगाकर उसे सूक्ष्म दर्शी के द्वारा देखिए। तालाब के जल या रुद्र जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन कीजिए। क्रियाकलाप मृदा निलंबन का अवलोकन करें। अब एक बीकर लीजिए, उसमें आसपास के खेत या उद्यान से थोड़ा नम मृदा एकत्रित कीजिए। मृदा एकत्रित करने के लिए चम्मच या दस्तानों का उपयोग कीजिए। बीकर में थोड़ा जल डालिए एवं उसे कांच की छड़ से हिलाइए। यह तरल पदार्थ को देखने में गंदा लग सकता है। यह मृदा के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त है और इसे मृदा निलंबन कहते हैं। इसे कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए एवं मिश्रण को बीकर की तली में बैठने दीजिए। बिंदुपाती द्वारा ऊपरी परत से पानी की एक बूंद लीजिए। इस बूंद को सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर रखिए। इसे कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अवलोकन कीजिए, जैसा कि चित्र 2.8 में दिखा रखा है। आप क्रियाकलाप 2.4 में देखे गए जीवों के समान छोटे गतिशील जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि मृदा निलंबन में कई प्रकार के छोटे जीव होते हैं
जिन्हें नंगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे जीव, छोटे जीव जिन्हें नंगन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, बहुत छोटा, एवं जीव का अर्थ है जीवित प्राणी कहते हैं। आइए अध्ययन करें। कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने एक समूह के क्रियाकलाप 2.4 और 2.5 किए। उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से भी जानकारी इकट्ठी की। विद्यार्थियों ने तालाब के जल से अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को 2.1 में और मृदा के निलंबन के अवलोकन के प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.2 में अभिलेखित किया। विद्यार्थियों ने सूक्ष्म जीवों की पहचान प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु के रूप में की। आप उपयुक्त क्रियाकलाप को स्वयं ही करके देख सकते हो, और यदि आप में इनमें से किसी भी प्रकार के जीव मिलते हैं तो आप भी अभिलेखित कर सकते हो। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है 2.1 तालाब के जल से उपस्थित जीव। एक तरफ यहाँ पर अवलोकित सूक्ष्म जीव है, दूसरी तरफ अभिलेखित विवरण है। तो सूक्ष्म जीव कौन सा है? पहला है अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ में आता है, जो एकल कोशिका है, गतिशील है एवं अनियमित आकार यानी कि जिसका आकार बदलता ही रहता है। दूसरा है पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका है जो विशेषीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलित करता है। तीसरा है शैवाल, जिसे काई कहते हैं, एकल कोशिका है, हरित वर्णक की उपस्थिति के कारण हरा दिखाई देता है एवं संचलन विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से इसका होता है। आगे है मृदा निलंबन में उपस्थित जीव, ब्रेड फफूंद जो कवक है, पर्णहरितहीन शाखाई तंतु जिसमें थैली जैसी संरचनाएं होती है, फफूंद ये भी कवक है, पर्णहरितहीन शाखी तंतु जिसमें ब्रश जैसी संरचना होती है, शैवाल गोलाकार एवं पर्णहरित यानी कि हरे वर्ण की उपस्थिति होती है, जीवाणु गोलाकार, कोमा, सर्पिल एवं छड़ाकार एक लंबे बाल जैसी संरचना तथा कोशिका के चारों ओर छोटे बाल जैसे अनेक उभार होते हैं। क्या आपने भी इनमें से किसी सूक्ष्म जीव अथवा किसी अन्य सूक्ष्म जीव का अवलोकन किया है? इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभिलेखित कीजिए और अपनी कक्षा में इस प्रकार चर्चा कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में आपने विभिन्न सूक्ष्म जीवों की पहचान की है। ये सर्वत्र है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो इन्हें 100 से 4 गुना तक आवर्धित कर देती है, यानी कि 100 से 4 गुना बढ़ा करके दिखाती है। हालांकि सूक्ष्म जीव आकार में छोटे होते हैं, इनके साथ ही वे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। क्या आपके संज्ञान में है? अब हम जानेंगे वायरस के बारे में, जिसे विषाणु कहते हैं। इसके बारे में बता रखा है थोड़ा सा कि विषाणु सूक्ष्मदर्शीय और अकोशिकीय होते हैं। विषाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये पौधे और जंतुओं अथवा जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं एवं रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं? क्या हमें अन्य स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं? आइए इस पर चर्चा करें। क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ समय के लिए बाहर रखने के बाद सड़ते हुए देखा है? यदि हाँ, तो आपने उन पर पाउडर या रुई जैसी संरचना देखी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जीव आए कहाँ से? वे भोजन से संपर्क में कैसे आए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, जल में, मृदा में, वायु में, यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी। यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है 2.9 फल पर वृद्धि करते हुए सूक्ष्म जीव, आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे जो सफेद रंग का जो फफूंद यहाँ पर लगी हुई है रुई जैसी। तो परंतु सूक्ष्म जीव अचार और मुरब्बे को संक्रमित क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इसमें नमक या चीनी के साथ कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नमक या चीनी की अधिक मात्रा इन जीवाणुओं को पनपने नहीं देती। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों अथवा अन्य किसी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्म जीवों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उनमें से कुछ चरम जलवायु,
परिस्थितियों जैसे गर्म पानी के झरने, बर्फीले ठंडे क्षेत्र और साथ ही साधारण औसत तापमान में भी पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जीव हमारे शरीर में रहते हैं, विशेषकर हमारी आंत में। आपने कक्षा 7 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय में जंतुओं में जैव प्रक्रम में पढ़ा होगा कि हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार, आमाप और संरचना से भिन्न होते हैं। तालिका 2.1 और 2.2 में आपने विभिन्न आकृतियों के सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, जैसे गोलाकार, छड़ाकार अथवा अनियमित। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है? वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे सहायता करते हैं? पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। एक खाली पात्र लीजिए, उसे उद्यान की मृदा से आधा भर लीजिए। पात्र में फलों और सब्जियों के कुछ छिलके डालिए। इसके पश्चात उस पर मृदा की एक परत बिछाकर उसे एक और तरफ रख दीजिए। 2-3 सप्ताह पश्चात इसमें हुए परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। क्या आपको पात्र में रखी सामग्री में कोई अंतर दिखाई देता है? आप पाएंगे कि फलों और सब्जियों की छिलकों गहरे रंग के पदार्थों में परिवर्तित हो गए हैं। ये एक प्रकार की खाद है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए? क्रियाकलाप 2.6 में आपने देखा कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं एवं धीरे धीरे उसे सरल पोषक तत्वों में भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के आसपास के खेत में माली को सूखे पत्तों और पादप अपशिष्ट को एकत्रित करके गड्ढों में डालते देखा होगा। क्या अब आप समझ गए हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। हमारी वैज्ञानिक परंपरा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है विभिन्न सूक्ष्म जीव। इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनमें लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का उल्लेख है। अर्थवेद में भी कृमि का उल्लेख है। यदि आप अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखें तो आपको अपक्षीय होते पौधों और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती है, जो कुछ समय पश्चात विघटित होकर लुप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषकों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं और पौधों के उत्तम विकास में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर को भी विघटित करते हैं। अतः सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति को वापस लौटाने में सहायता करते हैं। खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर होता है। क्या यह रोचक नहीं है? अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्म जीवों के प्रकार है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.7 में हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्म जीव न केवल पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, अपितु अपशिष्ट को विघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं। अब विचार करें कि यदि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव न होते तो क्या होता? तो बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव, कैसे बायोगैस बनती है सूक्ष्म जीवों द्वारा, ये हम देख लेते हैं एक बार। जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्म ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट, जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया के समय वो गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मित करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च अनुपात में एक अन्य गैस मीथेन से मिलकर बनती है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, तापमान, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। एक वैज्ञानिक परिचय है, देखते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती वैज्ञान है,
वैज्ञानिक है। 1938 में जन्म हुआ था, 2020 में इनकी मृत्यु। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु का अध्ययन किया। 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। उनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। पेटेंट यानी कि किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री न कर सके। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान में उनके योगदान और सूक्ष्म जीवों के उपयोग का पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है। आपके विचार में सूक्ष्म जीवों की सहायता से और कौन सी समस्या का समाधान किया जा सकता है? आगे है सूक्ष्म जीव और भोजन। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे रसोई घर में कैसे सहायक होती है? आइए रसोई घर में कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। 2 कटोरे कै और ख लीजिए, प्रत्येक में 200 ग्राम आटा अथवा मैदा लीजिए, उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए। अब कटोरा कै में थोड़ा सा चूर्णित खमीर यानी कि पाउडर यीस्ट डालिए और उसे आटे में अच्छी तरह मिलाइए। कटोरा ख में खमीर न डालें, इसमें हम दोनों कटोरे में रखे पदार्थों में आए परिवर्तनों की तुलना कर सकें। दोनों कटोरे के आटे को गुनगुने पानी से गूंथकर नरम आटा तैयार कीजिए, जैसा कि चित्र 2.11 में दिखा रखा है। आटे को एक गीले कपड़े से ढककर गर्म स्थान पर रख दीजिए। 4-5 घंटे पश्चात दोनों कटोरों को देखिए। क्या आपने गुथे हुए आटे के आयतन, गंध या गठन में कोई परिवर्तन देखा? यदि नहीं तो आटे को कुछ देर और रखने दें। कुछ समय उपरांत आप देखेंगे कि कटोरा कै जिसमें खमीर मिलाया गया था उसमें रखा आटा फूल कर थोड़ा ऊपर उठ गया है और बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसकी गंध भिन्न है। ऐसा क्यों होता है? खमीर की क्या भूमिका है? हमने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया? खमीर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसे कवक कहा जाता है। खमीर गर्म स्थितियों में भली भांति वृद्धि करता है। आपने कक्षा 7 के अध्याय में जंतुओं की जैव प्रक्रम को समझा होगा कि अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करता है एवं भोजन को विघटित करके अपनी वृद्धि और जैव प्रक्रमों के निर्वहन के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है जिससे बुलबुले बनते हैं जो आटे को नरम और फूला हुआ बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी उत्पन्न करता है जिसमें आटे में थोड़ी अलग गंध आती है। खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग पाव रोटी, केक यानी कि ब्रेड, पाव रोटी, ब्रेड, केक इत्यादि को बनाने में किया जाता है। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस इडली और डोसा बनाने के लिए घोल और भटूरे बनाने के लिए गुदे हुए आटे के क्विनिन में सहायता करते हैं। आइए एक क्रियाकलाप और करते हैं। आइए तैयारी करें। कांच के 2 छोटे कटोरे लीजिए, उन्हें कै और ख के रूप में नामांकित कीजिए। कटोरे कै में गुनगुना दूध और ख में थोड़ा ठंडा दूध डालिए। अब दोनों कटोरे में एक एक छोटा चम्मच दही डालिए और चम्मच से अच्छी तरह मिलाइए। दोनों कटोरे को ढक दीजिए। कटोरी कै को गर्म स्थान पर और ख को ठंडे स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर में कुछ घंटे या पूरी रात के लिए रख दीजिए। कांच के कटोरे में रखे दूध में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। आपने अनुमान और अवलोकन तालिका यानी कि आपने जो किया है अपने वो 2.4 में लिखिए। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है, उसमें आपको क्रियाकलाप करके देखना है और फिर लिखना है कि दूध के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन कै में क्या हुआ, ख में क्या हुआ और दूध के रंग में होने वाला परिवर्तन और उसके साथ संभावित कारण कि क्या कारण हो सकता है। आप देखेंगे कि कटोरा कै का दूध कुछ घंटों पश्चात दही में परिवर्तित हो गया एवं थोड़ा खट्टा हो गया। वहीं कटोरा ख का दूध दही में परिवर्तित नहीं हुआ परंतु हल्का खट्टा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनमें से एक है लैक्टिबैसिलस। ये जीवाणु दूध में विद्यमान शर्करा यानी कि लैक्टोज से भोजन प्राप्त करता है, गुणन करता है और दूध को क्विनिन करके दही बनाता है। ये जीवाणु अल्कोहल जैसे खमीर बनाने की अपेक्षा
लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जो दही को खट्टा कर देते हैं। ये जीवाणु गर्म स्थिति में अच्छी तरह पनपते हैं अथवा कटोरक कै में दही बनता है, परंतु खे में ऐसा नहीं होता। हम सूक्ष्म जीवों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, कुछ शैवाल इत्यादि। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में, जैसे चित्र यहाँ पर 2.12 में दिखाया गया है, लोबिया के पौधे की मूल ग्रंथियां जैसे राइजोबियम होती है अनुसार फूले हुए क्षेत्र बनाते हैं, जिन्हें ग्रंथियां कहते हैं। कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम, मटर, मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथियां होती है। इनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं एवं उनमें पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इनमें पौधों की रासायनिक उर्वरकों के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अतः किसान अन्य फसलों के साथ साथ चक्रण में फलीदार फसल भी उगाते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और अगली फसल के लिए मृदा को स्वस्थ रखती है। अद्भुत सूक्ष्म शैवाल, जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक। सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शीय पौधे जैसे जीव होते हैं, जैसे जो जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा करते समय ये ऑक्सीजन भी निर्मुक्त करते हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे स्पाइरुलाइना, क्लोरेला, डाइएटम मनुष्य द्वारा स्वास्थ्य पूरक तथा दवाइयों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने के लिए भी सहायक होते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तथापि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावासों के नष्ट होने से सूक्ष्म शैवालों की विविधता और प्रचुरता संकट में है। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। क्या आपके संज्ञान में है, यानी क्या आप जानते हो? एक सूक्ष्म शैवाल स्पाइरुलिना स्पाइरुलाइना अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपर फूड कहलाता है। स्पाइरुलाइना विटामिन बी 12 का भी एक अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्प मात्रा में वसा और शर्करा तथा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं जो इसके शरीर के बाहर से 60% से भी अधिक है। वर्तमान में स्पाइरुलाइना की खेती आजीविका का एक व्यवहार्य अवसर बनती जा रही है। आप इन चरणों का पालन करके सरलता से स्पाइरुलाइना उगा सकते हैं। कैसे? एक स्वच्छ कांच की टंकी को सीधा धूप में दूर किसी प्रकाशित स्थान पर रखिए। टंकी को छायादार जाल से ढक दे तो टैंक को मध्य तापमान वाले स्थान पर रख दीजिए। टंकी को तालाब के जल से भरिए। तालाब को एकीकृत जीव स्पाइरुलाइना टंकी में डालिए। वर्धशील स्पाइरुलाइना को सप्ताह में 2 बार हिलाइए। 3 से 6 सप्ताह पश्चात स्पाइरुलाइना को 1 महीने कपड़े से छानकर टैंक से निकाला जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक उत्कृष्ट विधि है। कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है? सभी जीवों का छोटे छोटे शरीर, यानी कि सभी जीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। सभी पौधों एवं जंतुओं के शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोषीय जीवों में कोशिकाएं व्यक्तित्व रूप से विशिष्ट कार्य करती है, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग भी करती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका से बने होते हैं। इन्हें एक कोशीय जीव कहा जाता है। ये अपने उत्तरजीविता के लिए भी आवश्यक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल और कवक एक अथवा एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट एक कोशिकीय कवक है, जबकि फफूंद एक बहुकोशिकीय कवक है।
जंतु और पादप कोशिका की भांति सूक्ष्म जीवों की कोशिका भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कवक की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, परंतु उनमें हरित लवण नहीं होते, अतः वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, उसके स्थान पर उसमें एक केंद्र का भाग होता है। यह विशेषता उन्हें खमीर यानी कि यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और अन्य जंतुओं की कोशिका से अलग करती है। हमने यहाँ केवल कुछ मूलभूत कोशिका संरचनाओं पर विचार किया है। कोशिका में अन्य घटक भी होते हैं जिनके विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। उप कोशिकीय घटकों को देखने के लिए हमें उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग 10 लाख गुना आवर्धित कर देता है, जिसमें हम कोशिका में विद्वान अधिक संरचनाएं देख सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं आम माप, आकार और संरचना से भिन्न होती है। पादप और जंतु कोशिका में भी कुछ भिन्नताएं होती है। इन भिन्नताओं को समझने से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विषय में सीखा है। यदि सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो पौधों एवं मनुष्य सहित सभी जंतुओं में रोग का कारण बनते हैं, हम अगले अध्याय में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के विषय में जानेंगे। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। अगर आप चाहते हो कि हम इस पाठ के बाद अगला पाठ हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, तो कमेंट्स बॉक्स में हिंदी मीडियम साइंस जरूर लिखना, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना।